हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वेयर विशाल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट माइनिंग नोट्स माइंस रूल 1955। तो माइंस रूल 1955 के कुछ छोटा जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि माइन रूल 1955 माइंस एक्ट के सेक्शन 57 के तहत बनाया गया है। ठीक, इसके तहत रूल बनाया गया है और यह वहाँ लागू होगा जहाँ जहाँ माइंस एक्ट लागू होगा। यह वहाँ लागू होगा माइंस रूल जहाँ जहाँ माइंस एक्ट लागू होगा। यह बता दें आपको कि यह लागू कब हुआ था, तो 2 जुलाई 1955 को लागू हुआ था। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, तो चैप्टर की बात करें तो टोटल चैप्टर इसमें 12 चैप्टर हैं। और अगर शेड्यूल की बात करें तो यहाँ टोटल शेड्यूल 6 शेड्यूल है। हर एक शेड्यूल में अलग अलग चीज़ दिया गया है, तो वही मैं आपको इस वीडियो में के अंत में बता दूंगा। टोटल रूल की बात करें तो टोटल रूल इसमें 84 टोटल रूल हैं और लगभग मैंने आपको सब कुछ बता दिया। 84 रूल, 6 शेड्यूल, चैप्टर 12 और लागू कहाँ कहाँ होता है, जहाँ माइंस एक्ट लागू होता है। 2 जुलाई 1955 को यह लागू हुआ था और यह सेक्शन 57 माइंस एक्ट के 1952 के तहत बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं रूल 1 से। तो रूल 1 क्या बोलता है? रूल 1 शॉर्ट टाइटल एंड एप्लीकेशन, जिसमें कि चैप्टर 1 याद रखिएगा, पहला प्रिलिमिनरी के बारे में दिया गया है। तो रूल 1 शॉर्ट टाइटल एंड एप्लीकेशन, जिसमें कि शैल अप्लाई टू एवरी माइन ऑफ वाट यूर डिस्क्रिप्शन टू विच माइंस एक्ट 1952 अप्लाई। बोल रहा है कि जहाँ जहाँ माइंस एक्ट 1952 अप्लाई होता है वहाँ वहाँ माइंस रूल 1955 लागू होता है। रूल नंबर 2 डेफिनेशंस दिया गया है, जिसमें कि शेड्यूल 1 में एज प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफाइंग सर्जन क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर सेक्शन 2 के तहत होता है। अब आगे देखेंगे हम लोग चैप्टर 2 में क्या दिया है, तो चैप्टर 2 में दिया है आपका कमिटी। चैप्टर 2 में रूल 3 से स्टार्ट होता है। तो रूल 3 दिया है टर्म ऑफ ऑफिस। तो जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वह 3 ईयर का होता है। अगर इसके बारे में कुछ कार्यकाल जैसे कि आपको बता दें 3 वर्ष का होता है। अगर मान लीजिए इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस सदस्य का, फिर भी वो जितना साल मतलब उसका टेन्योर समय बचा रहेगा उतने दिन का ही कोई नया व्यक्ति सदस्य बनेगा। रूल नंबर 4 सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी एंड इंस्पेक्टर ऑफ माइंस नॉमिनेटेड बाय चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस काम के लिए नॉमिनेटेड इंस्पेक्टर कमेटी का सेक्रेटरी सचिव होता है। रूल 5 रिम्यूनरेशन मतलब मानदेय, फिक्स्ड एंड पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब कि सदस्यों को केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक या मानदेय मिलता है, उसे हम लोग रिम्यूनरेशन बोलते हैं, जो रूल 5 कहता है। रूल 6, तो रूल 6 याद रखिएगा, ओमिटेड हो चुका है। ओमिटेड मतलब ओमिटेड, खत्म हो चुका है। रूल 7 रेजिग्नेशन मतलब त्याग पत्र, पद त्याग। अ मेंबर अदर देन चेयरमैन में रिजाइन बाय गिविंग, क्या लिखा है, 30 डेज पीरियड। कहने का अर्थ है कि जो भी सदस्य अपना रिजिग्नेशन देगा वह चेयरमैन को अपना देगा। अ मेंबर अदर देन चेयरमैन में रिजाइन में बी गिवन, चेयरमैन को छोड़कर कोई भी अन्य सदस्य अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र दे सकता है। और अगर चेयरमैन को आपको वो देना हो जैसे कि पद त्याग रिजिग्नेशन, तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। क्लियर?
ऊपर चलते हैं, क्या दिया है इसको कट करते हैं। रूल नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। 30 डेज नोटिस पीरियड। रूल नंबर 8 से स्टार्ट करना होगा ना, या हम पूरा ले लेते हैं, जैसे कि रूल नंबर 8, अब्सेंस फ्रॉम इंडिया। अगर आप इंडिया से अनुपस्थित हो, भारत से अनुपस्थित हो तब। इफ अ मेंबर रिमेन्स अब्सेंस फॉर पीरियड लॉन्गर देन 6 मंथ फ्रॉम इंडिया। अगर 6 मंथ से ज़्यादा आप भारत से अनुपस्थित हैं तो आपको वहाँ पर त्यागपत्र मान लिया जाएगा। अगर यदि 6 महीने से अधिक समय तक भारत से अनुपस्थित रहना है तो वह अपना त्यागपत्र दे देगा। और भी इसमें कुछ कंडीशन है कि भारत छोड़ने की तारीख और भारत में वापस लौटने की संभावित तारीख की सूचना अध्यक्ष को देगा, अगर संभव हो सके तो। ठीक है, अगला है रूल नंबर 9, नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज। नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज मतलब चेयरमैन सेल इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, इसका मतलब है खाली जगहों की अधिसूचना। अगर नोटिफिकेशन, जैसे कमेटी के किसी सदस्य के पदत्याग हो गया, मृत्यु हो गया, तो खाली जगह हो जाती है, तो इसकी सूचना केंद्रीय सरकार को देना पड़ता है, जो कि चेयरमैन देगा। और अगर अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है तो उस जगह पर खाली हो जाती है, तो इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर या केंद्रीय सरकार द्वारा कमेटी में नियुक्त इंस्पेक्टर केंद्रीय सरकार को देगा। देखिए, अगर किसी प्रकार से जो चेयरमैन है, अध्यक्ष, वो इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर या केंद्रीय सरकार द्वारा कमेटी में नियुक्त इंस्पेक्टर केंद्रीय सरकार को देगा। जो भी कमेटी में इंस्पेक्टर नियुक्त है वो केंद्रीय सरकार को देगा। डिस्पोजल ऑफ बिजनेस। डिस्पोजल ऑफ बिजनेस क्या है? तो काम काज का निपटारा, जिसमें कि कह रहा है कि सर्कुलेशन ऑफ पेपर, एजेंडा, क्वेश्चन बाय चेयरमैन टू मेंबर, इंस्पेक्ट टू मेंबर आउटसाइड इंडिया। डिस्पोजल ऑफ इंडिया समझ रहे हैं, काम काज का निपटारा, जिसमें कि कमेटी के पास कोई भी प्रश्न रखा गया है तो अध्यक्ष उस पर निर्देश करता है, उसमें कामकाज किए जाएंगे और सर्कुलेशन किए जाएंगे, विचार किए जाएंगे। परंतु अगर कामकाज भारत से अनुपस्थित सदस्य को भेजना जरूरी नहीं है। अगर कोई भारत से अनुपस्थित है तो उसे हम लोग नहीं भेजेंगे। और अधिक किसी प्रकार से कोई 3 या अधिक सदस्य इस प्रकार से विचार के लिए अधिक निवेदन करे तो अध्यक्ष अवश्य ऐसा करने का निर्देश करता है। अगला हम लोग देखेंगे रूल नंबर 11, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। तो एज अपॉइंटेड डिसाइडेड बाय चेयरमैन ऑफ कमेटी। एज अपॉइंटेड डिसाइडेड बाय चेयरमैन ऑफ कमेटी। रूल 11, मीटिंग का समय और स्थान। तो मीटिंग का समय और स्थान कौन तय करेगा? तो कमेटी की मीटिंग अध्यक्ष द्वारा नियुक्त स्थान और समय तय होगा, चेयरमैन के द्वारा ही आपका समय और स्थान तय होगा। रूल 12, नोटिस ऑफ मीटिंग। तो नोटिस ऑफ मीटिंग के बारे में हम लोग जाने तो मीटिंग की सूचना कौन देगा और कितने दिन पहले देगा? शैल बी गिवन ए सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी टू मेंबर। सेक्रेटरी देगा। भारत में उपस्थित कमेटी के हर सदस्य को मीटिंग के लिए समय और स्थान की सूचना सेक्रेटरी देगा। अगर कम से कम 14 दिन पहले, लिस्ट 14 डेज एडवांस। एजेंडा टू डिस्पोज 7 डेज। एजेंडा मतलब किसी प्रकार से कामकाज की सूचना, एजेंडा हर ऐसे सदस्य को मीटिंग से कम 7 दिन पहले भेजा जाएगा। परंतु कोई आपातकालीन मीटिंग बुलाई जाती है तो उसके 2 डेज इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति में कम से कम 2 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। आगे रूल नंबर 13, मतलब प्रिसाइडिंग एट मीटिंग। प्रिसाइडिंग एट मीटिंग जिसमें कि बोल रहा है मीटिंग का सभापतित्व करना। चेयरमैन शैल preside very meeting in case of his absence. Present member must elect among themselves chairman. समझ में आ रहा है? बताता हूँ। अध्यक्ष की उपस्थिति रहने पर कमेटी की हर मीटिंग का सभापतित्व करेगा। अगर अध्यक्ष उपस्थित है तब, अगर नहीं है अध्यक्ष, मान लीजिए वो शादी ब्याह में चला गया, कहीं कुछ काम पड़ गया, तो उस समय यदि किसी मीटिंग में अध्यक्ष उपस्थित न हो तो सदस्य अपने में से किसी एक मीटिंग का सभापतित्व करने के लिए चुनेंगे। जो भी सदस्य हैं वह
किसी एक को मीटिंग का सभापतित्व करने के लिए चुनेंगे और इस तरह चुना गया सदस्य उस मीटिंग का अध्यक्ष हो जाएगा और उसको पावर ऑफ चेयरमैन मिल जाएगा। जितना भी चेयरमैन का पावर होता है उससे उसे मिल जाएगा। तो ये है प्रिसाइडिंग एट मीटिंग। रूल 13। रूल 14 है कोरम। व्हाट इज कोरम? कोरम पूरा करना। नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड एट मीटिंग अनलेस एट लीस्ट 4 मेंबर प्रेजेंट इंक्लूडिंग चेयरमैन। देखिए इसका मतलब है कोरम का मतलब कि कमेटी में जब भी बैठक होती है तो किसी से विचार किया जाता है तो कमेटी की बैठक कब हो जाती है? तो कम से कम 4 व्यक्ति होने चाहिए विथ आपके चेयरमैन, तभी आपका कमेटी का बैठक होगा, उसे विचार किया जाएगा, कुछ सुना जाएगा। 3 सदस्य हो जाएंगे और एक चौथा चेयरमैन। तो ये आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन में आते हैं कि कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, तो 4 होने चाहिए तभी आपकी कोरम पूरा किया जाएगा। अगर मान लीजिए पूरा नहीं होता है तो उसे 14 दिनों के बाद के लिए कम से कम स्थगित कर दिया जाएगा मीटिंग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग रूल 15 से देखते हैं, तो इसको डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 15, डिसीजन बाय मेजोरिटी। व्हाट इज डिसीजन बाय मेजोरिटी? तो बहुसंख्या द्वारा निर्णय यानी ओपिनियन बाय मेजोरिटी। ओड चेयरमैन शैल एक्सरसाइज एडिशनल वोट। इसमें है कि जो कमेटी की मीटिंग में निर्देशित सब प्रश्न होते हैं उन पर मत भेजने वाले सदस्यों की मति मतलब मतों की बहुसंख्या से तय किए जाते हैं। इसमें मतों या रायों, वोट और ओपिनियन की बराबरी की दशा में अध्यक्ष एक अतिरिक्त मत या राय का प्रयोग करता है, जिससे कि कमेटी के निर्णय से असहमति रहने वाला कोई भी सदस्य असहमति टिप्पणी लिख सकेगा जो कार्रवाई के रिकॉर्ड का भाग होता है। यही आपका डिसीजन बाय मेजोरिटी है। रूल नंबर 16, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, सेक्रेटरी मस्ट रिकॉर्ड प्रिजाइडिंग इन मिनट्स बुक फॉर परमानेंट रिकॉर्ड। मीटिंग का कार्यवृत्त मतलब मीटिंग का रिकॉर्ड रखना। तो जो भी आपका सेक्रेटरी, कमेटी का सेक्रेटरी होता है, प्रत्येक मीटिंग के कार्रवाइयों का भारत में उपस्थित सब सदस्यों को भेजता है और उसके बाद उन पर कार्रवाइयों का मिनट्स बुक बनाता है स्थायी रिकॉर्ड के लिए, ताकि उस पर वो चढ़ा सके। और जो भी आपका कार्यवाही का रिकॉर्ड होता है उस पर अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर करता है। रूल 17, अलाउंस टू नॉन ऑफिशियल मेंबर। अलाउंस टू नॉन ऑफिशियल पर्सन मतलब अशासकीय सदस्यों के भत्ते। इसके बारे में क्या है ये? तो ट्रेवलिंग एंड डेली अलाउंस टू नॉन ऑफिशियल मेंबर कमिटी टू बी पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं। आई होप आपको सब क्लियर और समझ में आ रहा होगा। मैं इंग्लिश में होगा लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, इंग्लिश हिंदी मैं दोनों बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर कोई डाउट सवाल हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो रूल 17 का बोल रहा है कि कमेटी का जो भी अशासकीय सदस्यों का यात्रा या दैनिक भत्ता होता है तो समय समय पर आयोगों द्वारा जांच के भत्तों के संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेगुलेट किया जाता है। वही चीज़ है अलाउंस टू नॉन ऑफिशियल मेंबर। 18, रूल 18 क्या बोल रहा है? अकाउंट्स, correspondence एंड अकाउंट टू बी केप्ट बाय सेक्रेटरी। तो रूल 18 बोल रहा है पत्र व्यवहार और अकाउंट्स मतलब कमेटी का सेक्रेटरी जो भी सचिव होता है वो कमेटी का सारा पत्र व्यवहार मतलब अकाउंट्स और करस्पॉन्डेंस संचालित करता है और कमेटी का अकाउंट अपने पास रखता है। कौन? सेक्रेटरी। रूल 18 क्या बोलता है? करस्पॉन्डेंस एंड अकाउंट्स, जो कि अपना सब कुछ पत्र व्यवहार और अकाउंट सेक्रेटरी अपने पास रखता है। रूल 19, अपीयरेंस ऑफ हियरिंग। अपीयरेंस ऑफ हियरिंग विटनेस लिखा है, विटनेस। तो अपीयरेंस ऑफ हियरिंग सुनवाइयों में उपस्थिति,
तो जैसे साक्ष्य के रूप में जांच हो रहा है, कोई प्रमाण है उसके रूप में जांच किया जा रहा है, तो उसको छोड़कर कमेटी के समक्ष बुलाई जाने वाली कोई भी पार्टी या तो स्वयं उपस्थित होगी या वह लिखित रूप में से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या किसी वकील के द्वारा उपस्थित होगी। किसी भी चीज़ों पर विचार किया जा रहा है तो उस अवस्था में वह बुलाई जाने वाली पार्टी मतलब जो व्यक्ति होगा वो खुद स्वयं उपस्थित होगा या लिखित रूप में अपना वकील के साथ उपस्थित होगा। यही है पीरियड ऑफ हियरिंग। रूल 20 प्रीसीडिंग टू बी इन कैमरा। कार्यवाही गुप्त बैठक में होगी। क्या लिखा है? प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा, मतलब कार्यवाहियाँ गुप्त बैठक में होगी। क्या होगी? तो अनलेस चेयरमैन अदरवाइज डायरेक्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन कैमरा, कॉन्फिडेंशियल नेचर, अनलेस चेयरमैन अदरवाइज डायरेक्ट। देखिए इसको पूरा बताता हूँ मैं कि अध्यक्ष द्वारा अन्य निर्देश न रहने पर कमेटी की कार्यवाहियाँ गुप्त रूप से संचालित की जाती हैं, उन्हें ही कॉन्फिडेंशियल माना जाएगा। अध्यक्ष द्वारा निर्देश न रहने पर भी कमेटी की कार्यवाहियाँ गुप्त रूप से संचालित की जाएगी, उन्हें गोपनीय माना जाएगा, उसे ही कॉन्फिडेंशियल माना जाएगा। यही चीज़ बोल रहा है, कॉन्फिडेंशियल नेचर। आगे देखेंगे हम लोग चैप्टर 3। चैप्टर 3 आपका है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, इसमें रूल 21 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू बी पब्लिक। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मतलब जांच न्यायालय, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो रूल 21 जांच न्यायालय सार्वजनिक होना चाहिए। जांच न्यायालय सार्वजनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ एक्ट शैल होल्ड इंक्वायरी इन पब्लिक। एक्ट के सेक्शन 24 के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति जांच आम रूप से ऐसे तरीके से वो ऐसे रूप में करेगा जिसे वह दुर्घटना या अन्य घटनाओं के कारण परिस्थिति की जांच के लिए उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए कारगर समझता हो। रूल 22 रिकवरी एंड इंस्पेक्शन, रिकवरी एंड एक्सपेंसेस। इसमें क्या है? खर्च की वसूली। तो खर्च की वसूली में क्या बोल रहा है कि कोर्ट में डायरेक्ट एज रिकवेबल अमाउंट फ्रॉम ऑनर ऑफ द टाइम कंसर्न in such manner and within such time as the court may specify on application by chief inspector or an inspector to concerned authority same manner as arrear of land revenue। देखिए इसमें साफ साफ अगर इसको बोलना जाए तो इस सब रूल के प्रयोजन के लिए मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि खान का मालिक एजेंट है मैनेजर, और उसमें मैनेजर से ऊपर से सब अधिकारी भी सम्मिलित है। जैसे कि मान लीजिए इसमें दुर्घटना मैनेजर या एजेंट की गलती या लापरवाही से हुई होती है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का खर्चा खान के मालिक को वसूल किया जाएगा। इसमें ये चीज़ बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक ही वीडियो में सब खत्म हो जाता है तो आई होप मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा एक ही वीडियो में, लेकिन दूसरा पार्ट लाना पड़ा तो दूसरा पार्ट भी ले आऊँगा। चैप्टर 4 सर्टिफाइंग सर्जन। रूल 23 पावर ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन। पावर्स ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन जैसे कि आपको बता दें, प्रमाणकर्ता सर्जन, तो इसके वो बोल रहा है कि विद इन लोकल लिमिट ऑफ हिज जुरिडिक्शन कैन मेक इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन और इंक्वायरी फॉर पर्पज ऑफ फैक्ट ऑनर एजेंट मैनेजर मस्ट अफोर्ड ऑल फैसिलिटी टू हिम। इसमें कुछ नहीं बोल रहा है कि जो भी आपका प्रमाण सर्टिफाइंग सर्जन है विद इन, तो उसके द्वारा खानों में के वर्ग जो भी होते हैं जिस प्रकार के संबंध में निरीक्षण आपका हो गया, इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन और इंक्वायरी होता है, इसे वो एक्ट के प्रयोजन के अनुसार ठीक समझता है वो कर सकता है। ठीक है, और यह ऑनर एजेंट मैनेजर का कर्तव्य होगा कि सर्टिफाइंग सर्जन को ऐसा निरीक्षण प्रशिक्षण या जांच करने के लिए उचित रीजनेबल सुविधाएं दे। क्लियर। रूल 24
ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन, ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन अंडर सेक्शन 43 ऑफ माइंस एक्ट। तो इसमें बोल रहा है कि एग्जामिन पर्सन एंड प्रिपेयर एज एंड फिटनेस सर्टिफिकेट एंड डिलीवर इट टू मैनर अ कॉपी आफ्टर रिटेनिंग वन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। प्रमाणकर्ता सर्जन के कर्तव्य में बोल रहा है कि एक कॉपी अपने पास रखते हुए प्रमाण पत्र संबंधित मैनेजर के पास भेजेगा। जब भी कोई पर्सन का आपका मेडिकल करता है सर्टिफाइंग सर्जन, तो एक कॉपी मैनेजर को भेजेगा, एक कॉपी अपने पास रखेगा और एक कॉपी उस व्यक्ति को भेज देगा। तो अगर कोई बोलता है सर्टिफाइंग सर्जन कितने कॉपी रखता है, तो एक कॉपी अपने पास रखता है। देखिए रूल 25, रूल 26, रूल 27 ये भी खत्म हो चुका है, ओमिटेड। रूल 28 फ्रेश एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 43 ऑफ माइंस एक्ट। तो if any person after medical examination is not certified to be fit by certifying surgeon, such person shall not without permission in writing of an inspector shall not be sent for another examination unless a period of 6 months last elapsed from time when he was sent for medical examination। इसको बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। यदि सेक्शन मान लीजिए 43 के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षा के लिए भेजा गया कोई व्यक्ति सर्टिफाइंग सर्जन द्वारा योग्य प्रमाणित नहीं किया जाता है, मान लीजिए अनफिट मान लिया जाता है, तो इंस्पेक्टर की लिखित आज्ञा के अनुसार व्यक्ति को पिछली परीक्षा के लिए 6 महीने तक दोबारा डॉक्टरी जांच के लिए नहीं भेजा जाएगा। जिससे मान लीजिए अनफिट पाया गया तो उसे 6 मंथ के तक उसे नहीं भेजा जाएगा। अब 6 मंथ के बाद ही उसे मेडिकली के लिए भेजा जाएगा। रूल 29 ये भी ओमिटेड है, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन ये भी होता है कि रूल जो आपका माइंस रूल 1955 है उसमें कितने रूल ओमिटेड है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप याद कर लीजिएगा, अभी 1 2 3 4 अभी ऊपर 1 2 ठो हुए थे, वो सभी चीज़ें याद कर लीजिएगा कितने ओमिटेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे रूल 30 से। रूल 29 आया तो 29A से लेके सब कुछ इसमें आपको अब बताने वाला हूँ, फिर 30 आएगा। तो चैप्टर हम लोगों ने अभी 4 पढ़ा था। अब चैप्टर 4A जिसमें कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड और टू बी एम्प्लॉयड इन माइंस दिया हुआ है, क्लियर। तो रूल 29A शुरू कीजिए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर, क्या एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर मतलब इस चैप्टर का लागू होना, ठीक है। Not apply to person who are employed really on temporary or casually basis for period continues not exceeding 6 months। यह उन लोगों पर नहीं लागू होगा जो अस्थायी तौर पर या लगातार या 6 महीने से अधिक के लिए काम पर नहीं रखे जा रहे हैं, ठीक है। रूल 29B इनिशियल एंड पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी अब चलिए हम लोग जानते हैं। IME for every person seeking employment in mind unless such person already undergone medical examination preceding 5 years। PME interval not more than 5 years। तो PME कम से कम आपको जो किया जाता है वो 5 साल के अंतराल पर किया जाता है। पर्सन एवं 45 ईयर, अगर 45 ईयर से ऊपर हो चुका है तो उसको 3 साल के अंतराल पर PME करना पड़ता है। और पर्सन इंगेज इन मेलिंग ऑफ एस्बेस्टोस एट लीस्ट वंस इन एवरी 12 मंथ, अगर वह डस्ट में काम करता है तो 12 मंथ यानी 1 साल के अंतराल पर उसे टेस्ट करना होता है। टेस्ट इन फॉर्म P एक्सपेक्टेड एक्सरे विच शैल बी कैरिड आउट 1 in every 3 years। फॉर सस्पेक्ट केस टू डस्ट रिलेटेड इशू एग्जामिनेशन फॉर PME एट मोर फ्रीक्वेंट इंटरवल ऑफ एग्जामिनेशन एज अथॉरिटीज थिंक। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा, कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। रूल 29C
एग्जामिनिंग अथॉरिटीज, मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन, जांच अधिकारी। देखिए बोल रहा है इसमें कि जो भी मेडिकल ऑफिसर होगा वो असिस्टेंट सिविल सर्जन के नीचे नहीं होगा। जो भी असिस्टेंट सिविल सर्जन है वो असिस्टेंट, जो भी मेडिकल ऑफिसर द्वारा जांच की जाएगी वो असिस्टेंट सिविल सर्जन से नीचे दर्जे रैंक का डॉक्टर नहीं होगा या नहीं है। ठीक है, यह मान के चलिएगा। रूल 29D, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। Notice of medical examination. Mine manager shall give at least 20 days prior notice in writing to person to be examined. पीएमई के लिए कम से कम 20 दिन पहले उसे हम लोग नोटिस देंगे। अगर किसी कारण से वह उपस्थित नहीं हो पाता है तो 10 दिन पहले हम लोग फॉर्म एन में देते हैं या फॉर्म एम में देते हैं और फिर फॉर्म एन में देते हैं। फाइनल, सेकेंड फाइनल नोटिस। In case of IME, notice may be shorter if person fails to such examination must be given second notice in form and minimum period of 10 days। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रूल 29E, Rule 29E, failure to undergo medical examination. A person who without reasonable cause fails to submit himself for medical examination with a notice issued to him shall be liable to discharge from service for any dispute. Same shall be referred to Chief Inspector within 60 days from order by honor agent or manager said person। रूल 29E क्या बोल रहा है? डॉक्टरी जांच कराने से चूक, तो मान लीजिए डॉक्टरी जांच कराने से कोई चूक होता है तो मैनेजमेंट उसे नौकरी से हटा देती है। कब हटा देती है? जब वह डॉक्टरी जांच कराने से चूक कर जाता है तो। और मालिक एजेंट या मैनेजर द्वारा आदेश उस व्यक्ति को मिलने के 60 दिन के अंदर मामला निर्णय के लिए चीफ इंस्पेक्टर के पास भेज दिया जाता है। रूल 29F, स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। PME स्टैंडर्ड लेट डाउन इन फॉर्म P, IME स्टैंडर्ड लेट डाउन इन फॉर्म P1, मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म O 3 कॉपीज, जैसे कि एक डॉक्टर को हो गया, एक मैनेजर को हो गया और एक एम्प्लॉय को हो गया। रूल 29G, retention and transfer of medical examination. Retention and transfer of medical examination. So long as person employed in mine, all medical certificate report of such person shall be retained by mine manager in his office as long as 10 years thereafter. In case of transfer of person to another mine, mine manager shall send such certificate to another mine manager। समझिए क्या कहना चाह रहा है कि जो भी व्यक्तियों का मेडिकल होता है उनका 10 वर्षों तक खान का मैनेजर या उन व्यक्तियों के कार्यकाल में और उसके 10 वर्ष के बाद तक अपने पास रखा जाता है, उसका हिस्ट्री और रिकॉर्ड। और जो भी जांचकर्ता अधिकारी होता है अपने पास रखेगा डॉक्टरी जांच के सभी कागजात संबंधी खान के मैनेजर के पास सौंप देता है। रूल 29H, आइडेंटिटी ऑफ कंडीशन। देखिए अब आते हैं आइडेंटिटी ऑफ कंडीशन पर। 3 अनमाउंटेड फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, हैंड ओवर टू एग्जामिनेशन, मेडिकल अथॉरिटी, रिकॉर्ड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर ऑन फॉर्म O। देखिए जांचकर्ता अधिकारी जो फॉर्म O में बनाए गए प्रार्थी के डॉक्टरी सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर लेगा, बाएं अंगूठे की छाप लेता है। और पासपोर्ट साइज फोटो
3 ठो लेगा, 3 अनवांटेड प्रतियाँ, 3 कॉपी लेगा फोटो की, उस पर प्रार्थी का नाम और उसके पिता का नाम होना चाहिए और अपने दस्तखत कर देगा। क्लियर। रूल 29I, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन। देखिए महिलाओं का डॉक्टरी जांच अब कैसे होगा इनमें, तो किसी महिला की डॉक्टरी जांच, देखिए नो वुमेन विदाउट हर, एक मिनट ऊपर चलता हूँ, हर कंसेंस एक मिनट, नो वुमेन विदाउट हर कंसर्ट बी मेडिकली एग्जामिनेशन बाई अ मेल। मतलब किसी महिला की डॉक्टरी की जांच उसकी अनुमति के बिना किसी भी पुरुष डॉक्टर के द्वारा नहीं की जाएगी, जब तक कि वहाँ एक अन्य महिला मौजूद ना हो। किसी भी महिला का डॉक्टरी जांच बिना कि उसकी अनुमति के किसी पुरुष से नहीं किया जाएगा, जब तक कि वहाँ पर किसी अन्य महिला का ना हो। मतलब महिला हो तो पुरुष कर सकता है, ठीक है। रूल 29 से अपील फॉर एग्जामिनेशन। अंडर रूल 29B, periodical medical examination, person declared unfit can file appeal within 30 days after receipt of copy of him with help of manager against such declaration against by appellate medical board। मान लीजिए उसे अनफिट घोषित कर दिया गया तो वह अपील करेगा किसको, अपीलेट मेडिकल बोर्ड को, विदिन 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर वह व्यक्ति खान के मैनेजर के पास उस घोषणा के विरुद्ध अपील कर सकता है और रूल 29 के अंतर्गत अपीली मेडिकल बोर्ड और पुनः डॉक्टरी जांच के लिए निवेदन कर सकता है। और 29 की आप लोग को बताऊंगा। नोटिस ऑफ 15 days पीरियड टू बी गिवन बाय माइन मैनेजर टू अपीलेट बोर्ड रीएग्जामिनेशन इन फॉर्म क्यू में देगा। फॉर एवरी रीएग्जामिनेशन बाय अपीलेट मेडिकल बोर्ड अपीलेट shall be such fee of medical examination. If such appellate found fit, such fees paid shall be returned in full by honor of mine to applicant। अगर वह फिट पाया जाता है तो जितना उसमें खर्चा लगा वो ऑनर के द्वारा पैसा भेजा वापस कर दिया जाएगा। 15 दिन पहले नोटिस देगा, और ओ में 15 दिन पहले नोटिस देगा। यदि अपीली मेडिकल बोर्ड उस व्यक्ति को काम करने के लिए फिट सक्षम पाता है तो जहां वह काम करता है तो उस खान का मालिक दी गई फीस की पूर्ति करेगा। आगे बढ़ेंगे रूल 29 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एफिलिएट मेडिकल बोर्ड फॉर पर्पज ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और अपील। फर्स्ट, क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ DGMS, qualified medical officer in allopathic system nominated by CI in consultation by welfare organization set by central government, a qualified medical officer in allopathic system employed in state or central government or government undertaking not below rank of assistant civil surgeon। 29 के में क्या बोल रहा है, बाकी सब आपको समझ में आ गया कि राज्य या केंद्र सरकार या सरकारी अगर मान लीजिए अंडरटेकिंग के अंतर है तो यह योग्य एलोपैथिक प्रणाली का एक डॉक्टर होगा जो असिस्टेंट मेडिकल सर्जन से कम दर्जे का नहीं होगा। ये लास्ट रूल 29 है, स्टैंडर्ड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय अपीलेट मेडिकल बोर्ड। 29 है, अपीली मेडिकल बोर्ड द्वारा डॉक्टरी पुनः जांच का स्तर वह रिपोर्ट करेगा किस प्रकार, तो PME इन फॉर्म P1, IME इन फॉर्म P, IME-P और PME P1, सर्टिफिकेट इन फॉर्म S में दिया जाएगा। क्लियर। रूल 29 है, अनफिट पर्सन नॉट टू बी एम्प्लॉयड।
29M में क्या है कि अनफिट व्यक्ति काम में नियोजित नहीं किए जाएंगे। क्यों? तो इफ अनफिट पर्सन गेट फिट विद इन 6 months आफ्टर डिक्लेयरिंग फिट कैन सबमिट हिमसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन। उसे 6 month के बाद दोबारा एग्जामिन देना होगा, तभी उसे हम लोग फिट मानेंगे कि वह सही है या नहीं। रूल 29N कंपनसेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिसीज एज पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। उद्योग संबंधी रोगों के लिए क्षतिपूर्ति कंपनसेशन, जिसमें कि बोल रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अनुसूचित 3 में रोग से पीड़ित है तो उस व्यक्ति के लिए उस एक्ट का सेक्शन 3 लागू होगा। इसमें दिया नहीं है, मैं लेकिन डिटेलिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। रूल 29 हो कॉस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टरी जांच का खर्चा कौन उठाएगा? टू बी वोर्न बाय ऑनर ऑफ माइन। तो जो भी आपका मेडिकली कॉस्ट होता है वो आपका माइन का ऑनर खर्चा उठाता है। रूल 29P एनुअल रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स की बात करें तो ऑन और बिफोर 23rd डेज ऑफ फरवरी एवरी ईयर इन फॉर्म टी। फॉर्म, अगर हमने फॉर्म पढ़ा होगा तो फॉर्म टी में प्रत्येक 20 फरवरी से पहले हम लोग एनुअल रिटर्न भेजते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर 4B पर। चैप्टर 4A हम लोग देखा वर्कमैन इंस्पेक्टर एंड सेफ्टी कमेटी के बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। तो रूल 29Q, रूल 29Q क्या है? वर्कमैन इंस्पेक्टर, वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में क्या क्या जानते हैं, यहाँ सारी ट्रेनिंग आपको दिया गया है। फॉर एवरी 500 और मोर पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड इन अ माइन, तो 500 ऑर्डिनरी एम्प्लॉय होने पर आपको वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना होगा। 3 सुचेबल क्वालिफाइड एम्प्लॉय फॉर फ्रॉम माइनिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल विद कंसल्टेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन वर्कर। तो देखिए 3 माइनिंग इंस्पेक्टर रखे जाते हैं, 500 से ज़्यादा है तो एक माइनिंग का, एक इलेक्ट्रिकल का, एक माइनिंग का, इलेक्ट्रिकल का, एक मैकेनिकल का। और अगर 1500 से व्यक्ति ज़्यादा हो जाते हैं, एम्प्लॉय ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रत्येक 1000 पर एक रखे जाएंगे। 1 फॉर 1000 पार्ट ऑफ फॉर एक्सीड सच पर्सन बी ओवरमैन और फोरमैन, अगर मान लीजिए है तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होल्डर, इसके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसी माइन से 2 साल का होना चाहिए। और वर्किंग एक्सपीरियंस इन सेम माइंस फॉर विच ही इज़ नॉमिनेटेड, इसे नॉमिनेटेड किया जाएगा। और इसे 30 लेक्चर लेने होंगे जो प्रत्येक 2 आवर के होंगे। ऑनर एजेंट मैनेजर, रीजनेबल फैसिलिटी टू हिम डूइंग द वर्क, इंस्पेक्शन ऑफिशियल ऑफ माइन shall accompany him at time of inspection. Hold office period 3 year from date nominated, इसका जो nominated है टर्म वह 3 ईयर का होता है। नो ऑनर एजेंट और मैनेजर shall take action against workman inspector for any action in discharge duties and function laid down। एक चीज़ शायद यहाँ शो नहीं किया है लेकिन जान जाइए कि वर्कमैन इंस्पेक्टर हफ्ते में 2 दिन अपनी ड्यूटी एज अ वर्कमैन इंस्पेक्टर निभाएगा, बाकी दिन अपना नॉर्मल ड्यूटी निभाता है। आगे बढ़ेंगे रूल R और S। रूल 29R ड्यूटीज़ ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर, जो कि इसी में दिया हुआ है, हमने जो अभी बताया था आपको। इन वीक 2 days फॉर इंस्पेक्शन एंड अदर नॉर्मल ड्यूटी, हफ्ते में 2 दिन अपना वर्कमैन इंस्पेक्टर का निभाएगा और बाकी दिन नॉर्मल ड्यूटी अपना निभाएगा। और अपना रिकॉर्ड रिपोर्ट फॉर्म यू में लिखेगा और डेली साइन सच एंट्रीज डेट कॉपी ऑफ एंट्रीज ऑफ रिकॉर्ड रखेगा। रूल 29S एक्शन ऑन रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर, ऑनर एजेंट और मैनेजर से रिप्लाई और टेक एक्शन विद इन 15 दिन। अगर किसी चीज़ पर वर्कमैन इंस्पेक्टर एक्शन लेता है, रिपोर्ट तैयार करता है, तो ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा 15 दिन के अंदर उस पर रिप्लाई किया जाएगा। अगर नहीं करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वह चला जाएगा, कमेटी के पास चला जाएगा, कमेटी पर ऊपर विचार करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे कौन सा रूल है।
तो आगे रूल 29T है, तो आपका 29A से लेकर W तक पूरा टोटल यहाँ ख़त्म होने वाला है। तो फिर अगला 30 से स्टार्ट होगा, तो वो अगली क्लास में लोग देखेंगे। इस क्लास में यहीं तक देखूँगा। सेफ्टी कमेटी है रूल 29T में, जिसमें कि बोल रहा है 100 और पर्सन ऑर्डर एम्प्लॉयड, अगर 100 व्यक्तियों पर्सन एम्प्लॉयड पर सेफ्टी कमेटी गठित किया जाता है। रूल 29U कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी, इसमें कौन कौन होता है? तो चेयरमैन होता है जो माइन मैनेजर होता है, सेक्रेटरी होता है जो सेफ्टी ऑफिसर, सीनियर मोस्ट ऑफिशियल नेक्स्ट मैनेजर होता है, 5 ऑफिशियल पर्सन जो कम्युनिटी पर्सन नॉमिनेटेड बाई चेयरमैन के द्वारा 5 पर्सन नॉमिनेटेड किए जाते हैं, 5 वर्कमैन नॉमिनेटेड बाई वर्कमैन इंस्पेक्टर के द्वारा किए जाते हैं, और खुद वर्कमैन इंस्पेक्टर प्रोवाइडेड दैट इफ चेयरमैन कैन ऐड एनी पर्सन ऑफ हिज चॉइस, अगर वो चाहे तो किसी और को भी ऐड कर सकता है। रूल 29 भी फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमेटी, फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमेटी टू मीट एट लीस्ट 130 डेज, जो भी आपकी कमेटी होती है 30 दिन में एक बार उसकी बैठक होती है। सर्व एज अ फोरम फॉर कम्युनिकेशन ऑन सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैटर, इस पर वह सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैटर्स पर वह बात करती है। रूल 29W इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सेफ्टी कमेटी, रूल 29W जिसमें कि बोल रहा है आपको कि सेफ्टी कमेटी की सिफारिशों को लागू करना। ऑनर एजेंट मैनेजर विद इन 15 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ रिकमेंडेशन, सेफ्टी कमेटी की सिफारिशों मिलने के 15 दिन के अंदर खान का मालिक, एजेंट या मैनेजर कमेटी के सेक्रेटरी को सूचित करता है और कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं उस पर विचार करता है। आई होप आपको यह क्लास बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब फॉर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वेयर विशाल। जय हिंद, जय माइनिंग।